मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43A पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूं, एक छोटी सी अपील। अब तक आप में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करे। हम लोगों ने जब चर्चा शुरू किया था पहले शुरुआती दौर में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, ये बात स्पष्ट हुआ था कि यह जस्टिसिएबल नहीं है, यानी इसको कोर्ट के आधार पे कोर्ट में जा कर के नहीं कहा जा सकता कि जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों को राज्य को हर हाल में लागू करना है। परंतु ये भले ही जस्टिसिएबल नहीं हो, ये हमारे देश की जो संकल्पना हमने की है संविधान में, उस संकल्पना को मूर्त रूप में उतारने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यानी जो नीतियाँ हम बनाएंगे, जो कानून हम बनाएंगे, उन नीतियों और कानूनों के नियमन में बनाने में ये जो सिद्धांत दिए गए हैं, ये एक तरीके से पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। They are fundamental in the governance of the country. They are fundamental in deciding the policies and legislations. ये बात बहुत साफ शब्दों में संविधान में कहा गया है। अब जिस भारत के संकल्पना की मैंने चर्चा की, जिसको जमीन पर उतारने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए यह सिद्धांत बनाए गए हैं, अन्य चीज़ें भी उसमें हैं, अन्य चीज़ें भी जिसमें फंडामेंटल राइट शामिल है और दूसरे भी संविधान के प्रावधान शामिल हैं। किंतु ये जो फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री की बात इसमें हो रही है, तो क्या है वो भारत की संकल्पना? मैं आपको याद दिलाऊं, प्रस्तावना में दिया हुआ है और हमने इसकी चर्चा बहुत पहले की थी, लेकिन मैं आपको रिकैप जिसको कहा जाता है कराना चाहूँगा कि हम भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। हम भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जनतांत्रिक गणतंत्र के रूप में देखना चाहते हैं और हम ये भी देखना चाहते हैं कि यहाँ के हर नागरिकों को न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले। क्या है मतलब स्वतंत्रता का? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, पूजा पद्धति कोई भी हम चाहें उसको अपनाने की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता हमें मिले और समानता हो। कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, न स्टेटस की समानता और अवसरों की समानता, सभी को बराबर का अवसर मिले और उसके साथ साथ इस देश की एकता और अखंडता को और मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए बंधुत्व की भावना सब में जागृत हो। एक देश की कल्पना हमने की है। अब जिस अनुच्छेद की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये अनुच्छेद जो सामाजिक हम कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए या जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या जो हम कहते हैं समाजवादी व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए, जहाँ किसी का शोषण नहीं हो, जहाँ सभी लोगों को मेहनत की रोटी और इज्जत की ज़िंदगी जीने का हक मिले, जैसा कि सरदार भगत सिंह ने, अमर शहीद भगत सिंह ने, मैं कहना चाहूँगा, इस बात को कहा था, जोर दे करके कहा था। तो ये अनुच्छेद उसी की श्रृंखला में आते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सामाजिक सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के संबंधित हैं और ये वर्कर्स यानी जो मेहनतकश लोग हैं, जो हमारे कामकाजी लोग हैं, जो हमारे जो मजदूर भाई हैं, भाई बहन, उनके लिए है ये अनुच्छेद। क्या कहता है अनुच्छेद? मैं अनुच्छेद 42 से शुरू करूं। अनुच्छेद 42 का ये कहना है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि सभी लोगों के लिए, क्योंकि 41 में कहा गया, अनुच्छेद 41 में कहा गया राइट टू वर्क, तो राज्य का ये दायित्व होगा कि चाहे वो कानून बनाए चाहे जैसे भी करे, जो भी काम हो रहा हो, जो भी काम की परिस्थितियां हो, स्थितियां हो, कंडीशंस ऑफ वर्क हो, वह न्यायपूर्ण हो और इसके साथ साथ
वह मानवीय हो, अमानवीय नहीं हो, शोषण नहीं हो मजदूरों का, और जो महिला मजदूर हैं उनको मातृत्व लाभ मिले, क्योंकि महिलाओं की जो आवश्यकताएं होती हैं, चूँकि प्रकृति ने ऐसा कुछ किया है कि महिलाओं के छोटे बच्चे भी होंगे, इसलिए उन्हें मातृत्व का लाभ मिले, चाहे मातृत्व अवकाश होता है, सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था हो, कृषि की व्यवस्था हो, इस तरह से ऐसी व्यवस्था हो ताकि महिलाएं न्यायपूर्ण और मानवीय कंडीशंस ऑफ वर्क यानी काम के परिस्थितियां उनके सामने उपलब्ध रहें, और सभी मजदूर भाइयों के लिए, सभी वर्कर्स के लिए, सभी कामगारों के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियां काम की हों। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में कैसे करेगी? निश्चित तौर से करेगी, क्योंकि इस देश में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, हालांकि अब उसको हटा करके और 4 तरह के कोड बनाए जा रहे हैं, ये राज्य का दायित्व हमारे संविधान के मुताबिक है कि कोई भी काम हो रहा हो, चाहे वो कृषि में काम हो रहा हो, चाहे वो निर्माण का काम हो रहा हो, चाहे वो किसी भी उद्यम में काम हो रहा हो, सरकार का दायित्व बनता है कि वह सुनिश्चित करे, इसीलिए कानून बनाने की बात भी कही गई है। जो अनुच्छेद 43 है वही क्या कहता है? आप याद करें कि अनुच्छेद 41 में राइट टू वर्क की बात है कि राज्य की जो क्षमता है उसके मुताबिक वो कोशिश करेगा, यानी जो आर्थिक स्थिति राज्य की है, और आज की तारीख में तो राज्य कह रहा है कि हम तो चमक रहे हैं, हम तो बिल्कुल विकसित हैं, हम तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गरीबी लगभग खत्म हो चुकी है, राज्य तो कह रहा है, खुलेआम कह रहा है, चुनाव में सरकारें कह रही हैं, केंद्र सरकार तो खास करके कर रही है। वैसी दशा में राइट टू वर्क का कानून नहीं बनना वैसे आश्चर्यजनक मामला लगता है, लेकिन अनुच्छेद 43 कहता है कि चाहे आप कानून बनाएं, चाहे आप जो भी कार्रवाई करें, कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, चाहे उसका कोई आर्थिक तरीके से उन्नति, आर्थिक तरीके से कोई आप कोई संगठन बना करके करें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि चाहे एग्रीकल्चर वर्कर हो, यानी चाहे कृषि श्रमिक हों, चाहे औद्योगिक श्रमिक हों, या किसी भी काम में लगे हुए श्रमिक हों, उनको काम मिले, वर्क। आप राइट टू वर्क नहीं बना रहे हैं, लेकिन काम मिले, सभी के हाथों में काम होना चाहिए, क्योंकि बिना काम के अगर आप किसी को ऐसे ही भीख के रूप में कुछ दे देंगे, या राज्य कहेगा कि नहीं हम आपको खाने का इंतजाम कर देते हैं, तो खाने के इंतजाम से तो मनुष्य नहीं आगे बढ़ पाता है, उसके लिए तो बहुत सारी अन्य व्यवस्था होनी चाहिए। तो काम मिले, और उस काम में लिविंग वेज मिले। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिविंग वेज किसको कहेंगे? यह मिनिमम वेज नहीं केवल है, मिनिमम वेज या सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेंस के लिए वेज नहीं है। खाने पीने के साथ साथ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के कंडीशंस हैं। तो ये है कि लिविंग वेज मिले, और जो काम का की परिस्थितियां हों, जो कंडीशंस ऑफ वर्क हो, वो ऐसा होना चाहिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, और जो विश्राम है उस विश्राम का भी उस विश्राम के घंटों का भी बढ़िया तरीके से लोग इस्तेमाल कर सके, जो शरीर है, शरीर मशीन नहीं है। अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति ने, जो बड़े नामी उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि साहब नौजवानों को 70 घंटे काम करना चाहिए सप्ताह में। अब अंदाज लगाइए कि मजदूरों ने लड़ करके, मैं कहना चाहूँगा दुनिया भर के मजदूरों ने सप्ताह में 48 घंटे के काम को सुनिश्चित कराया। पहले शिकागो के कारखानों में, जब शुरुआती दौर में अमेरिका में कारखाने खुल रहे थे औद्योगिक क्रांति के बाद से, तो कोई काम का घंटा ही नहीं था, कोई विश्राम का घंटा ही नहीं था। मालिक चाहे जितना चाहे वो काम करा सकता था, लेकिन मनुष्य की एक सीमा होती है। अब हमारे उस बड़े उद्योगपति ने पता नहीं वहीं से उठा करके कहा है कि 70 घंटे काम करो, 48 घंटे की बजाय आप 70 घंटे काम करो, यानी मशीन बन जाओ। शरीर अगर मशीन बन जाएगा तो निश्चित तौर से उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। मनुष्य का सर्वांगीण विकास, उसकी क्या सामाजिक परिस्थिति है, एक सामाजिक प्राणी भी है मनुष्य, एक सांस्कृतिक प्राणी भी एक मनुष्य है, तो उसको अपने परिवार को भी देखना है। अगर उस शरीर को आराम नहीं देगा तो काम नहीं कर सकता,
कुछ समय तक जोश में आके काम करेगा, लेकिन इसके बाद फिर निश्चित तौर से बीमारियों का शिकार हो जाएगा। हम सभी लोग जो प्रशासन में रहे हैं, हमने तो मतलब इलेक्शन के दौरान इतना काम करना पड़ता था, सोने के लिए समय नहीं मिलता, विधि व्यवस्था के संचालन के समय सोने के लिए समय नहीं मिलता, रात में जग करके पेट्रोलिंग हो रही है, काम किया जा रहा है, या अगर पॉलिसी बनाना था तो रात के 10 बजे तक काम हो रहा है, सुबह फिर 9 बजे भाग रहे हैं, फाइलों को लेकर घर पर आ रहे हैं। लेकिन महसूस किया गया कि हमारी क्षमता है, एक सीमा है, उस सीमा के बियॉन्ड हम जाएंगे तो निश्चित तौर से उचित नहीं होगा। इसलिए काम, लिविंग वेज और वो कंडीशन ऑफ वर्क, यानी काम वो परिस्थितियां जिनमें हम विश्राम के क्षणों का भी आनंद ले सके, शरीर को विश्राम दे सके, दिमाग का काम है तो दिमाग को विश्राम दे सके, और पुनः नई स्फूर्ति के साथ अगले दिन काम में लग जाया करें, नई ऊर्जा के साथ, जिसको रिचार्ज कहते हैं। बॉडी को रिचार्ज कराना पड़ता है, माइंड को रिचार्ज कराना पड़ता है, वरना फिर काम नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहेंगे, चुपचाप मशीनें से चलाते रहेंगे, उत्पादकता घटती जाएगी। लेकिन अब उद्योगपति महोदय ऐसा कह रहे हैं, इसको लेकर के देश में बहस भी छिड़ी है। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी लिविंग वेज मिले, काम का जो कंडीशंस ऑफ वर्क वैसा होना चाहिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अवसर मिलने चाहिए। जो विश्राम है उस विश्राम को सही ढंग से उसका आनंद उठाने के लिए मौका मिलना चाहिए, और जो लाइफ है, जो जीवन का स्तर है वो समुचित होना चाहिए, यानी बच्चों की पढ़ाई भी है, परिवार का स्वास्थ्य भी है, परिवार की सुख समृद्धि भी है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं एक मनुष्य के रूप में जीवित रहने के लिए, वो इसमें अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। उस तरह के कंडीशन का वर्क होना चाहिए। अब मित्रों, इसके बाद जो 43A एक जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्या उसमें कहा गया? उसमें कहा गया कि उद्योगों में, इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, प्रबंधन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कौन है, क्या है उद्योग? उद्योग की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम में दिया गया है। कोई भी उपक्रम हो सकता है, कोई भी व्यवसाय हो सकता है, कोई भी व्यापार हो सकता है, कोई भी निर्माण हो सकता है, इन सभी को उद्योग की परिभाषा में रखा जाता है। केवल उत्पादन ही नहीं हो, कुछ सर्विस का भी, बहुत सारे जो उपक्रम हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चाहे सर्विस प्रोवाइड करें, चाहे वो व्यापार करें, चाहे वो निर्माण करें, किसी भी तरह का उद्यम करें, वो सब उद्योग की परिभाषा में आता है। उसके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि श्रमिक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। कुछ लोग उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डालते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं कैपिटल है, लैंड है, मशीनरी है, और लेबर है, और टाइम भी है। तो इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डालते हैं। लेकिन मजदूर कैपिटल से उसकी तुलना नहीं कर सकते, मशीन से उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए, कैपिटल का सही इस्तेमाल करने के लिए हाथ चाहिए, दिमाग चाहिए। इसलिए जो लेबर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ वह भागीदार है, वो स्टेक होल्डर है। इसलिए हमारा संविधान कहता है कि उसे प्रबंधन में भागीदारी देना चाहिए। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तथ्य यही है कि हमारे औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो 1947 में बना था, उसमें केवल वर्क्स कमेटी की बात कही गई है। उसके धारा 3 में वर्क्स कमेटी की बात कही गई है, जो शॉप लेवल पे होती है। उसमें प्रबंधन के भी लोग रहते हैं, श्रमिकों के भी लोग रहते हैं, उनके प्रतिनिधि रहते हैं। लेकिन उसका काम केवल ये है कि औद्योगिक संबंध, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ठीक से रहे, शांति बनी रहे। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि प्रबंधन में भागीदारी होनी चाहिए। कारण इसका क्या है? कारण यह है कि वह एक स्टेक होल्डर है। केवल पूंजीपति ही स्टेक होल्डर अकेला नहीं है, वो केवल मुनाफे के लिए कमाता होगा। लेकिन मजदूर जानता है कि उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है,
वो जानता है कि अगर मजदूर को सही ढंग से इस्तेमाल करना है काम में तो कैसे किया जा सकता है ताकि उत्पादकता बनी रहे, बढ़ती रहे। जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, जब तक ढंग से काम नहीं होगा, तब तक उद्योग नहीं ठीक से चलेंगे। ये सोच के कहा गया था, इस केवल यही सोच के नहीं कहा गया था कि सॉरी, यही सोच के केवल नहीं कहा गया था कि मजदूरों को एक उचित स्थान मिलेगा। इसलिए कहा गया था कि वो उतना ही भागीदार है जितना कैपिटलिस्ट, जितना पूंजी लगाने वाला व्यक्ति भागीदार है। और दोनों मिल करके अगर प्रबंधन में भाग लेते हैं तो उद्योग आगे बढ़ेगा, उपक्रम आगे बढ़ेगा। इस नियत से ये कहा गया था। हालांकि मेरी जानकारी में ऐसा कोई कानून अभी तक बनाया नहीं गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में तो मैंने कहा वर्क्स कमेटी की बात की गई है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो असली प्रबंधक होता है बड़े उपक्रमों में। उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि अगर किसी उद्योग में किसी पूंजीपति ने अपनी मर्जी से लगाए हों तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक मेरी जानकारी में कानून नहीं बना है, जो बनना चाहिए। अभी तो हायर एंड फायर की नीति आ रही है। कहा जा रहा है कि साहब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये हुआ कि बस उद्योग चलने चाहिए, चाहे उसमें मजदूर का शोषण हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होना चाहिए, लेकिन मजदूर का शोषण भी नहीं होना चाहिए। मजदूर की भागीदारी होनी चाहिए, श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है और जिस देश की हमने संकल्पना की है उस देश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए हमारे प्रावधान बहुत ज़रूरी हैं। तो मित्रों, मुझे ये बात आज कहनी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, यदि आप इसे पसंद करते हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। जैसा मैंने कहा, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।